तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है ना, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इन द पोलर फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, क्या दिए हुए हैं आपको? दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं और ये क्या कह रहा है कि इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना। किस में कन्वर्ट करना है? पोलर फॉर्म में। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि पोलर फॉर्म किस टाइप में होता है। ठीक है, पोलर फॉर्म को कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, कैसे लिखते हैं हम लोग? z इज इक्वल्स टू, ठीक है, z इज इक्वल्स टू क्या होता है? r इंटू कॉस थीटा। ठीक है, z इज इक्वल्स टू r इंटू कॉस थीटा प्लस i इंटू क्या होता है? साइन थीटा। ठीक है, इस फॉर्म को अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर इस फॉर्म में लिखे तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? पोलर फॉर्म कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? पोलर फॉर्म कहते हैं। अब इसमें एक दो चीजें हमें पता है कि ये जो पोलर फॉर्म है ना, पोलर फॉर्म में ये जो r होता है वही क्या होता है? हमारा मॉडुलस ऑफ z है ना। r इज इक्वल्स टू क्या होता है? मॉडुलस ऑफ z होता है। ठीक है, और ये जो थीटा है, ठीक है ना, ये जो थीटा है इसे हम क्या कहते हैं? आर्गुमेंट कहते हैं भाई साहब। क्या कहते हैं हम इसे? आर्गुमेंट कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? आर्गुमेंट। ठीक है, तो अगर हमें क्या करना है? पोलर फॉर्म फाइंड करना है या फिर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ेगा? आर्गुमेंट मॉडुलस फाइंड करना पड़ेगा, मॉड ऑफ z या फिर r बोल सकते हो उसे। और देन अगेन हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? आर्गुमेंट भी फाइंड करना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा? आर्गुमेंट भी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि मॉडुलस ऑफ z और आर्गुमेंट फॉर्म करने के लिए, ठीक है, हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस फॉर्म में होना चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए ना। किस फॉर्म में होना चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द एनी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। क्या होता है? z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। लेकिन हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है। क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको दिख रहे हैं? बिल्कुल नहीं दिख रहे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमारा काम क्या है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया हुआ है ना, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया हुआ है इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे? मॉडुलस ऑफ z निकालेंगे और क्या करेंगे? आर्गुमेंट निकालेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग क्या कर देंगे? उसको इस फॉर्म में पुट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म में। देन स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद हम लोग कन्वर्ट करेंगे पोलर फॉर्म में। ठीक है, तो लिखिएगा, सॉल्यूशन लिखिएगा। ठीक है, सो सबसे पहले आप क्या करो? ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम एग्जांपल नंबर 5 का सबसे पहले क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिनोट कर ले। तो लेट, ठीक है, लेट z इज इक्वल्स टू, ठीक है, z इज इक्वल्स टू 1 प्लस 7i बाय 2 माइनस आई होल स्क्वायर है ना। 1 प्लस 7i बाय 2 माइनस आई होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या किया? इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने डिनोट कर लिया। इसको हम लोग इवैल्यूएट करेंगे और इवैल्यूएट करके हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे? x प्लस आई वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? x प्लस आई वाई के फॉर्म में। ठीक है, अब सुनो, ठीक है, यहाँ पे ये जो 1 प्लस 7i आपको न्यूमरेटर में दिख रहा है इसके साथ तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो उसको हम यहाँ पे एज इट इज रखेंगे 1 प्लस 7i। ठीक है, और यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में आपको क्या दिख रहा है? 2 माइनस आई होल स्क्वायर है ना। डिनोमिनेटर में आपको क्या दिख रहा है? 2 माइनस आई होल स्क्वायर। तो इसको अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको ये इस फॉर्म में दिख रहा होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा होगा है ना। और हमें पता है कि a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमें करना है क्या है? जब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो a की जगह पे हमें 2 पुट करना है और b की जगह पे हमें क्या पुट करना है? i पुट करना है ना। ये जो 2 माइनस i है ये किसके जैसा दिख रहा है? a माइनस b के जैसा दिख रहा है ना। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मुझे a का वैल्यू कितना मिलेगा? 2 मिलेगा और b का वैल्यू मुझे कितना मिलेगा? i मिलेगा। मैं इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा तो क्या मिलेगा? ठीक है, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना होना चाहिए? 4। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा। देन यहाँ पे माइनस ट्वाइस ए बी, यहाँ पे देखो a का वैल्यू कितना है? 2 है, b का वैल्यू कितना है? i है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस b स्क्वायर, b का वैल्यू अगेन हमारे पास कितना है? i, तो ये कितना होना चाहिए? i स्क्वायर। ठीक है, देन इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? z इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर को हम लोग फिलहाल एज इट इज रखेंगे, न्यूमरेटर के साथ हमें कुछ नहीं करना है, हम सिर्फ अभी डिनोमिनेटर के साथ खेलते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो 4 है वो आपका एज इट इज है, माइनस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 इंटू क्या होना चाहिए? i, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? माइनस 4i है ना। कितना मिलेगा?
-4i, और यहाँ पे देखो आई स्क्वायर, भाई साहब हमें पता है कि आई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, -1 होती है ना। आई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, -1 होती है। तो ये जो आई स्क्वायर इसको हम लोग क्या लिख देंगे, -1 लिख देंगे, ठीक है। तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, z इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो ये जो न्यूमरेटर में 1 + 7 आए है ये हमारे पास एज इट इज है, और यहाँ पे देखो 4 - 4i -i, तो ये जो 4 और ये -1 है ये कैसे नंबर से, रियल नंबर से, और हमें पता है कि हम लोग रियल नंबर में रियल नंबर ऐड कर सकते हैं। तो ये जो 4 - 1 है वो क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, -4i, क्या बचेगा, -4 है। अब आप देख सकते हो कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे न्यूमरेटर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और डिनोमिनेटर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। क्या है, न्यूमरेटर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और डिनोमिनेटर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस टाइप का जब भी सिचुएशन आएगा तो हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन मेथड यूज करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन मेथड का हम लोग यूज करेंगे। और रैशनलाइजेशन मेथड क्या कहता है कि डिनोमिनेटर में जो टर्म प्रेजेंट है, ठीक है ना, किसमें, डिनोमिनेटर में जो टर्म प्रेजेंट है उसके कॉन्जुगेट से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। इसके डिनोमिनेटर में जो टर्म है इसके कॉन्जुगेट से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। तो इसका न्यूमरेटर, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 3 - 4i है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 3 + 4i। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन मेथड, ठीक है। बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन मेथड क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 7i डिवाइडेड बाय ये कितना है, 3 - 4i, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो क्या मिलेगा, 3 + 4i डिवाइडेड बाय 3 + 4i, है ना, 3 + 4i डिवाइडेड बाय 3 + 4i, ठीक है। तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज z इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर के साथ हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, 1 + 7i, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ये कितना हो जाएगा, 3 + 4i, ठीक है ना, कितना होना चाहिए, 3 + 4i, और इसके डिनोमिनेटर में, ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में देखो क्या है, 3 - 4i मल्टीप्लाइड बाय 3 + 4i, ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 - 4i मल्टीप्लाइड बाय 3 + 4i, ठीक है ना, 3 - 4i मल्टीप्लाइड बाय 3 + 4i। तो यहाँ पे हमने क्या किया, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन हमने न्यूमरेटर के साथ किया हुआ है और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन जो हमने डिनोमिनेटर के साथ किया हुआ है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो कि ये जो 1 + 7i × 3 + 4i है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। 2 ब्रैकेट्स का हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 1 × 3 कितना हो जाएगा भाई साहब, 3 हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे देखो 1 × 4i कितना हो जाएगा, +4i, कितना हो जाएगा, +4i। देन यहाँ पे देखो 7i × 3, 7 × 3 कितना होता है, 21, और i × 21 कितना हो जाएगा, 21i, ठीक है। देन यहाँ पे देखो प्लस, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे देखो 7 × 4 कितना हो जाएगा, 28, एंड i × i कितना होना चाहिए, i² डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये देखो 3 - 4i मल्टीप्लाइड बाय 3 + 4i, ये आपको किसके जैसा दिख रहा है, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो ये आपको दिख रहा होगा इस फॉर्म में a - b मल्टीप्लाइड बाय a + b, ठीक है ना, किस फॉर्म में दिख रहा है, a - b मल्टीप्लाइड बाय a + b इज इक्वल्स टू क्या होता है, a² - b², है ना, क्या होता है, a² - b²। तो अगर आप थोड़ा उसको ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा कि हमारा a की जगह पे क्या है, 3 है, एंड b की जगह पे क्या है, 4 है ना, दिख रहा है ना, 3 - 4i मल्टीप्लाइड बाय 3 + 4i, इट इज एग्जैक्टली सेम टू द a - b मल्टीप्लाइड बाय a + b, है ना, इसी के जैसा है। तो अगर मैं a एंड b का वैल्यू कंपेयर करूं तो a का वैल्यू कितना होगा, 3 हो जाएगा, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4i हो जाएगा, इसमें हम लोग पुट कर देंगे। तो जैसे a - b मल्टीप्लाइड बाय a + b को हम a² - b² लिख सकते हैं, तो वैसे ही 3 - 4i मल्टीप्लाइड बाय 3 + 4i को हम क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 3², ठीक है, कैसे लिखेंगे, 3² माइनस, ठीक है, माइनस 4 × i होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ऐसे, ठीक है, लिख सकते हैं। देन यहाँ पे क्या मिलेगा, z इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये जो 3 है वो आपका यहाँ पे एज इट इज है। यहाँ पे देखो 4i + 20i, तो इमेजिनरी पार्ट में आप इमेजिनरी पार्ट ऐड कर दोगे, 4i + 20i कितना हो जाएगा, सॉरी 21i कितना हो जाएगा, 24i, है ना, कितना, सॉरी 4 + 21 कितना हो जाएगा, 25i, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो प्लस, यहाँ पे i² है, i² का वैल्यू कितना होता है, अगेन -1 होता है, i² का वैल्यू कितना होता है, -1, सो माइनस इंटू प्लस 28 कितना हो जाएगा, -28, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपको क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 माइनस, ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होना चाहिए, 16, ठीक है, और फिर से आ जाएगा i², बट i² का वैल्यू कितना होता है, -1,
तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? 4 का मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया 16, ठीक है, 4 की वैल्यू क्या हो गई, 16 हो गई। और आई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कितना होता है आई का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, आई का स्क्वायर इज -1, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, z इज इक्वल्स टू, ठीक है, ठीक है, z इज इक्वल्स टू 3 - 28 कितना, 3 - 28 इज -25, ठीक है, प्लस और यहाँ पे कितना है 25i। देन यहाँ पे देखो 9 + 16 कितना होता है, 9 + 16, 9 + 16 इज 25। तो इसी को आप कैसे लिखेंगे, z इज इक्वल्स टू -25/25 प्लस, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा 25/25i, कितना हो जाएगा 25/25i। तो ये भाई साहब 25 जो है आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको z इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, -1 + i, क्या मिलेगा, -1 + i। और आप देख सकते हो कि ये जो z इज इक्वल्स टू -1 + i है वो आपको कैसे दिख रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है ना, किस फॉर्म में दिख रहा है आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है। तो इसी को तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इज इक्वल्स टू x + iy। तो इसके साथ अगर हम कंपेयर करें, है ना, इसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो आपको x इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा, -1 मिलेगा, एंड y इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, है ना। x इज इक्वल्स टू कितना मिल रहा है, -1, और y इज इक्वल्स टू आपको कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ठीक है। अब देखो हमें z, ठीक है, जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था उसका हमें स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया, है ना, जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया हुआ था उसका हमने स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल लिया। अब हमें यह बात पता है कि उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, ठीक है ना। कितने तरीके बताए थे, 2 तरीके बताए थे। एक तो हमने क्या किया था, r cos थीटा और r sin थीटा, मतलब इस स्टैंडर्ड फॉर्म के इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके साथ कंपेयर करके भी आप सॉल्व कर सकते हो, है ना, इसके साथ कंपेयर करके भी सॉल्व कर सकते हो। मतलब r cos थीटा इज इक्वल्स टू -1 एंड r sin थीटा इज इक्वल्स टू 1, है ना, ये वैल्यू यूज करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, कार्टेशियन फॉर्म, है ना, दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा यूज करते हैं, x + iy यूज करते हैं ना, कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करते हैं, x + iy यूज कर सकते हैं। तो आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म के साथ चलेंगे, ठीक है ना, हम यहाँ पे क्या चलेंगे, कार्टेशियन फॉर्म के साथ चलेंगे। तो कार्टेशियन फॉर्म के साथ अगर हम चलते हैं तो हमको पता है कि हमने x का वैल्यू यहाँ पे -1 निकाल लिया, y का वैल्यू यहाँ पे 1 निकाल लिया, और हमें ये बात पता है कि मॉड्यूलस ऑफ z जो है वो कितना होता है भाई साहब, √(x² + y²), है ना, कितना होता है, √(x² + y²। तो यहाँ पे देखो √(x² + y²), x का वैल्यू कितना है, -1, y का वैल्यू कितना है, 1, तो ये कितना हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल्स टू √, ठीक है ना। √, कितना होना चाहिए, -1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल्स टू √, ठीक है, √, यहाँ पे देखो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, + 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल्स टू √1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, है ना। मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल्स टू √1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये बात हमें और पता है कि r को ही तो मैं मॉड्यूलस ऑफ z कहता हूँ, है ना, r को ही हम लोग क्या कहते हैं, मॉड्यूलस ऑफ z कहते हैं। तो मॉड्यूलस ऑफ z का ही मतलब क्या हो गया, r, दैट इज r इज इक्वल्स टू कितना मिल गया हमें, √2, है ना, r इज इक्वल्स टू कितना मिल गया, √2। अभी हम क्या करेंगे, ठीक है, अभी हम करेंगे टू फाइंड आर्गुमेंट, है ना। अभी हमें क्या करना है, आर्गुमेंट फाइंड करना है, ठीक है ना, टू फाइंड, ठीक है, टू फाइंड आर्गुमेंट, ठीक है, टू फाइंड आर्गुमेंट। अब मेरी बात सुनो, ठीक है। अब आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए हमें 1-2 चीजें पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए कि सबसे पहले तो आपका जो थीटा है ना, सबसे पहले जो आपका आर्गुमेंट है वो क्या होता है, ग्रेटर देन -π लेस देन इक्वल्स टू π। दिस इज अ वेरी नेसेसरी कंडीशन कि जब आप आर्गुमेंट निकाले तो आर्गुमेंट आपका ऐसा होना चाहिए ग्रेटर देन -π लेस देन इक्वल्स टू π, मतलब -π से बड़ा होगा और क्या होगा, एक तो π से छोटा हो सकता है या तो फिर इक्वल टू भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो इस रेंज में रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, अब ये आर्गुमेंट क्या होता है, जैसे कि हमें पता है कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, है ना, जैसे हमें पता है कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द रियल नंबर्स। ये सब बातें मैंने आपको बता के रखी हुई है ना, कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस में रिप्रेजेंट करना चाहे तो हम लोग कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द रियल नंबर्स। तो जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको अगर मैं ड्रॉ करूं, देखो ये आपका बन जाएगा कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये होता है आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है ना, क्या होता है आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो अगर सपोज ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, अगर सपोज मैंने ये पॉइंट P यहाँ पे लिया हुआ है, तो ये P ऑफ XY ये क्या होता है, इमेज होती है, किसकी इमेज होती है,
z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई की, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है इसकी इमेज क्या है, एक्स वाई है, इसकी इमेज क्या है, एक्स वाई है। और अगर यहां से, ठीक है, अगर हम यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दे, ठीक है, किसके साथ, ओरिजिन के साथ, ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा r होता है, ठीक है ना, क्या होता है, हमारा r होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो है हमारा x एक्सिस है और ये जो है हमारा y एक्सिस है और ये हमारा ओरिजिन होता है, ठीक है। तो ये जो OP है, ये जो OP आपको दिख रहा है एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ, इस x एक्सिस एंगल को हम लोग कहते हैं भाई साहब आर्गुमेंट, है ना, इसको हम क्या कहते हैं, आर्गुमेंट कहते हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है, कि ये जो r है या फिर मॉडुलस ऑफ z है, ये जो एंगल बनाता है, किसके साथ एंगल बनाता है, x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम कहते हैं आर्गुमेंट, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, आर्गुमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान लो कि अगर मेरा x है, कि मान तो ये मेरा एंगल जो है वो x है, तो अगर मुझे आर्गुमेंट निकालना है थीटा, है ना, अगर मुझे आर्गुमेंट निकालना है थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, अब ये जो x है ना, यही तो एंगल है ना, यही क्या हमारा आर्गुमेंट है। और आपको पता चल रहा है यहाँ पे कि थीटा जो है कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन माइनस पाई, लेस देन इक्वल टू पाई। ये दोनों कंडीशन है फुलफिल कर रहा है ना x, ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो यहाँ पे जो हमारा आर्गुमेंट है वो क्या होगा, थीटा ही होगा, है ना। यहाँ पे जो हमारा आर्गुमेंट है, ये मैं यहाँ से x मिटा देता हूँ तो आपका थोड़ा कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका थीटा ही हो जाएगा, है ना, थीटा हो जाएगा। तो ये जो थीटा है यही हमारा आर्गुमेंट है, ये जो थीटा है यही हमारा आर्गुमेंट है। क्यों हमारा आर्गुमेंट है, क्योंकि ये दोनों इस रेंज में बैठ रहा है ना, इस रेंज में बैठ रहा है। मान लो कि अगर ये 45 डिग्री है, ये क्या है हमारा 45 डिग्री है, मतलब कितना है, पाई बाय 4 है। सो पाई बाय 4 इज ग्रेटर देन माइनस पाई एंड लेस देन इक्वल टू पाई। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारा आर्गुमेंट है वो क्या होगा, थीटा ही होगा, हमारा जो आर्गुमेंट है वो क्या होगा, थीटा ही होगा, ठीक है। अब देखो कि आर्गुमेंट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है और फोर्थ में भी हो सकता है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है कि आर्गुमेंट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है और फोर्थ में भी हो सकता है। ओनली कंडीशन क्या है कि उसने ये रेंज को फॉलो करना चाहिए, इस रेंज को फुलफिल करना चाहिए। मतलब वो कैसा होना चाहिए, एक तो ग्रेटर देन माइनस पाई होना चाहिए और लेस और इक्वल टू पाई होना चाहिए, ठीक है। पाई से बड़ा नहीं हो सकता, क्या होना नहीं हो सकता, पाई से बड़ा नहीं हो सकता और माइनस पाई से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यहां पे देखो, अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना, अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट निकालूं, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट निकालूं, तो ये हो जाएगा मेरा, यहां पे एक्स एक्सिस के साथ एंगल कौन सा बन रहा है, ये एंगल बन रहा है। एक्स एक्सिस के साथ एंगल कौन सा बन रहा है, ये एंगल बन रहा है। इसको हम नाम दे देते हैं थीटा, इसको हमने क्या दे दिया, नाम दे दिया थीटा। अब अगर मुझे इस थीटा को लिखना है, इस थीटा को मुझे क्या करना है, फाइंड करना है, तो मैं कैसे करूंगा, ठीक है, इस थीटा को मैं फाइंड कैसे करूंगा। तो यहां पे आप देखो, ठीक है, यहां पे आप देखो कि ये जो आपको लाइन दिख रही है यहां से, अगर मैं यहां से एंगल काउंट करूं तो ये कितना हो जाएगा, इसको मान लो मैंने x दे दिया, इसको मैंने नाम दे दिया x दे दिया, ठीक है। अब यहां पे आपको दो एंगल्स दिख रहे हैं, एक तो हमारा क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में आपको दो एंगल्स दिख रहे हैं, एक तो हमारा x है, एक क्या है हमारा x है, दूसरा क्या है हमारा थीटा है। ये और ये जो थीटा है ये क्या है, हमारा आर्गुमेंट है। मतलब ये जो लाइन है OP, ठीक है, ये जो लाइन है OP वो x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम लोग आर्गुमेंट कहते हैं। बात समझ में आ रही है क्या मेरी, ठीक है। ये जो लाइन OP है वो अगर x एक्सिस के साथ एंगल बनाएंगी तो उसे हम आर्गुमेंट कहेंगे। x एक्सिस के साथ जो हमारा एंगल बनता है उसको हम क्या कहते हैं, आर्गुमेंट कहते हैं। तो ये हमारा थीटा हो गया और यहां से लेकर के यहां तक का जो एंगल है उसको मैंने नाम दे दिया x, उसको मैंने क्या नाम दे दिया, x दे दिया। अब मुझे क्या करना है, थीटा निकालना है भाई साहब, मुझे क्या करना है, थीटा निकालना है, ठीक है। तो मैं थीटा कैसे निकालूंगा, थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या होना चाहिए, थीटा इज इक्वल्स टू बताओ मुझे, ठीक है। यहां पे देखो, यहां से टोटल एंगल कितना होता है, ये आपका 0 होता है, ये कितना होता है ना, ये आपका क्या होता है, 0 होता है, ये कितना होता है, पाई बाय 2, ठीक है, ये कितना होता है आपका पाई होता है, ये कितना होता है 3 पाई बाय 2 और ये कितना होता है हमारा फिर से यहाँ पे 2 पाई हो जाता है ना, कितना हो जाता है, 2 पाई हो जाता है। अब मुझे क्या करना है, ये आर्गुमेंट निकालना है, क्या करना है, ये आर्गुमेंट निकालना है। तो ये आर्गुमेंट कैसे निकलेगा, ठीक है, यहाँ पे टोटल एंगल कितना है, पाई, यहाँ पे दो एंगल्स है, एक तो x है और एक क्या है, थीटा है ना। थीटा प्लस x को मिला के क्या बनेगा, पाई बनेगा, है ना। थीटा प्लस x को मिला के क्या बनेगा, थीटा प्लस x को मिला के हमारा क्या बनेगा, पाई बनेगा। लेकिन मुझे क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तो थीटा मैं कैसे निकालूंगा, थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, पाई माइनस एक्स, है ना। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, पाई माइनस एक्स। अगर आप पाई में से x को निकाल देंगे तो ही तो थीटा मिलेगा ना,
पाई में से अगर आप x को निकाल देंगे तो ही तो आपको थीटा मिलेगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो हम थीटा निकाल रहे हैं उसका रेंज कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन माइनस पाई लेस और इक्वल्स टू पाई। अब अगर आप यहां पे थीटा निकालोगे तो वो आपको ऑब्वियसली कैसा मिलेगा? एक तो इक्वल्स टू पाई होगा या तो फिर क्या होगा? उससे लेस हो सकता है। एक तो इक्वल्स टू पाई होगा या तो फिर क्या होगा? उससे लेस होगा। तो ये तो हो गई हमारी किसमें? सेकंड क्वाड्रेंट में बात। तो अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में निकालूं, ठीक है, अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में निकालूं, जस्ट वी आर रिकॉलिंग इट, ठीक है, हमने ये ऑलरेडी बताया हुआ था, हम उसको क्या कर रहे हैं? फिर से रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा आर्गुमेंट बनेगा, तो ये मेरा अगर पॉइंट P है, ठीक है, तो यहां पे देखो एक्स एक्सिस के साथ एंगल कौन सा बन रहा है? ये बन रहा है ना। एक्स एक्सिस के साथ एंगल कौन सा बन रहा है हमारा? ये वाला एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इसको अगर हमने थीटा बोल दिया, मतलब आर्गुमेंट बोल दिया, तो अब मैं थीटा कैसे निकालूंगा? ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? थीटा कैसे निकालूंगा? कैसे निकालूंगा थीटा? ठीक है, कि मान लो यहां से लेकर के, ठीक है, यहां तक का एंगल को अभी अगर मैंने x बोल दिया, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक का जो एंगल है इसको अगर मान लो मैंने x बोल दिया, ठीक है, क्या बोल दिया? x बोल दिया। अब बड़ा एंगल क्या हो गया मेरा? x हो गया। ये क्या हो गया मेरा? थीटा हो गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस x में से थीटा निकालने के लिए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इस थीटा को निकालने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिखना पड़ेगा? ये थीटा मुझे कैसे मिलेगा? सबसे बड़ा एंगल क्या है यहाँ पे? पाई। उससे छोटा, सॉरी, सबसे बड़ा एंगल क्या है यहाँ पे? x। तो अगर मैं x में से पाई को निकाल दूं, है ना, ये कितना है? पाई है। यहां तक कितना है? पाई है। तो अगर मैं x में से इस पाई को निकाल दूं, है ना, x में से अगर मैं पाई को निकाल दूं तो मुझे कितना मिलेगा? थीटा मिलेगा। मतलब थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? x माइनस पाई, है ना। थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा? x माइनस पाई हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करें, उसी तरीके से अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करें, अगर ये पॉइंट आपका P है जिसके कोऑर्डिनेट x y होंगे, ठीक है, यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं? माइनस एक्स कॉमा वाई। यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे? क्या होंगे? माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। और यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x कॉमा माइनस वाई, है ना, क्या होंगे? x कॉमा माइनस वाई। तो अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बात करें, अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बात करें, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो कौन सा एंगल है? क्या बनेगा एक्स एक्सिस के साथ एंगल? ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस के साथ एंगल। इसको मान लो अगर हमने आर्गुमेंट कह दिया थीटा, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? अब एंगल कैसे बन रहा है? आप जैसे पॉजिटिव लिख सकते हो वैसे आप निगेटिव भी तो लिख सकते हो ना। जैसे आप पॉजिटिव लिख सकते हो वैसे निगेटिव भी तो लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? अगर मैंने इसको निगेटिव कर दिया, मतलब मैं उल्टा घुमा, कैसे घुमा? क्लॉकवाइज घुमा। क्लॉकवाइज घूमेंगे तो एंगल कैसा बनता है? निगेटिव बनता है। एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो एंगल कैसा बनता है? पॉजिटिव बनता है। तो अगर मैं क्लॉकवाइज घुमा तो यहाँ पे जो मेरा एंगल है वो कितना हो जाएगा? माइनस थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस थीटा हो जाएगा। और यही तो हमारा आर्गुमेंट है। यही क्या है? हमारा आर्गुमेंट है। क्योंकि माइनस थीटा क्या करेगा? ये सारी कंडीशंस को फुलफिल करेगा। 0 से माइनस पाई बाय 2, है ना। अगर हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 और यहां पे आपको क्या मिलेगा? माइनस पाई बाय 2 मिलेगा। मतलब इसके बीच में जो भी एंगल आएगा वो किससे बड़ा होगा? माइनस पाई से बड़ा होगा। ये सारे रामायण महाभारत हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो भी हमारा आर्गुमेंट होगा उसने क्या करना चाहिए? इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। एक तो वो ग्रेटर देन माइनस पाई होगा या तो लेस और इक्वल्स टू क्या होगा? पाई होगा, है ना। एक तो ग्रेटर देन माइनस पाई होगा या तो फिर लेस और इक्वल्स टू पाई होगा। तो जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो हमने निगेटिव एंगल बना दिया। निगेटिव एंगल माइनस थीटा हो गया। अब माइनस थीटा का जो वैल्यू है वो किसके बीच में होगा? एक तो 0 से माइनस पाई बाय 2 के बीच में होगा। और हमको पता है, ठीक है, हमको पता है कि अगर आप नंबर लाइन पे लिखो, देखो नंबर लाइन में आप कैसे लिखेंगे? 0 माइनस पाई बाय 2, ठीक है, माइनस पाई, इधर क्या होगा? 0, ठीक है, इधर क्या होना चाहिए? सॉरी, इधर क्या होगा? पाई बाय 2, ठीक है, और पाई। तो ये जो रेंज है ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा मतलब इसका वैल्यू माइनस पाई नहीं हो सकता, माइनस पाई के पहले वाले एंगल्स। और यहाँ पे ये क्या हो रहा है? क्लोज हो रहा है। मतलब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे पाई हो सकता है या तो फिर इसके पहले वाले नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट थीटा निकालूंगा जो निगेटिव है 0 से माइनस पाई बाय 2 के बीच में, वो एंगल आपको कैसा मिलेगा? माइनस पाई से बड़ा मिलेगा। मतलब ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। मतलब ये कंडीशन क्या हो रही है? हमारी फुलफिल हो रही है। तो आर्गुमेंट निकालने के लिए अगर आपका जो आर्गुमेंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आप थीटा यूज करेंगे। मतलब जो एंगल होगा वही हमारा थीटा होगा, आर्गुमेंट होगा जो आपको एंगल मिलेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपको आर्गुमेंट निकालना है तो आपको जो एंगल मिला हुआ है उसमें क्या करना पड़ेगा? पाई माइनस 6 करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? थीटा निकालने के लिए पाई माइनस 6 करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में निकालोगे तो आपके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? थीटा इज इक्वल्स टू एक्स माइनस पाई। जो एंगल आपको मिलेगा उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा? पाई को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में निकालोगे
तो आपको क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव माइनस थीटा मिलेगा, मतलब जो एंगल मिलेगा उसको हमें क्या करना पड़ेगा, निगेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये बातें मैंने पिछले लेक्चर में सिर्फ नोट करके दिया था कि फर्स्ट इसमें थीटा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस एक्स होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस पाई होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा होता है। ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया कि ये कैसे आता है। ठीक है ना, कैसे आता है। ठीक है, तो इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं आर्गुमेंट के ऊपर। ठीक है, तो आर्गुमेंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? आर्गुमेंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, tan थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, y बाय एक्स। tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, y बाय एक्स। और y बाय एक्स को ही आप क्या लिख सकते हो, इमेजिनरी ऑफ y बाय रियल ऑफ x, है ना। y का मतलब क्या है, y का मतलब क्या है, इट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और x का मतलब क्या है, इट इज रियल पार्ट ऑफ z, है ना। y का मतलब क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और x का मतलब क्या है, रियल पार्ट ऑफ z। तो इसी फॉर्मूले को आप ऐसा भी लिख सकते हो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ y इमेजिनरी ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल ऑफ z। ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो, दोनों एक ही बात है। ठीक है ना। अब देखो tan थीटा इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ y का वैल्यू कितना है, 1 है, और x का वैल्यू हमारे पास कितना है, -1 है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, मॉड ऑफ -1, और tan थीटा इज इक्वल्स टू हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, मॉड ऑफ -1 कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि tan ऑफ π/4 कितना होता है, tan π/4 इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, tan थीटा, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये जो 1 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan π/4 लिख सकता हूँ। ठीक है ना, क्या लिख सकता हूँ मैं, tan π/4 लिख सकता हूँ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि अगर हमारा आर्गुमेंट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा इज इक्वल्स टू π/4 हमारा एंगल हो जाएगा। ये जो ए वैल्यू किसकी है, एक्स की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू। तो अगर हमारा आर्गुमेंट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा इज इक्वल्स टू π/4 हो जाएगा। अगर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, थीटा इज इक्वल्स टू ये एक्स हो गया, हमें क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस एक्स करना पड़ेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हमें एक्स माइनस पाई करना पड़ेगा। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हमें एक्स माइनस पाई करना पड़ेगा। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको निगेटिव कर देंगे। ठीक है ना, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारा, मान लो कि हमारा एक्स है। ठीक है, क्या है, एक्स है। अब मेरी बात सुनो कि आर्गुमेंट किस क्वाड्रेंट में हम लोग ये कैसे पता करते थे, है ना। आर्गुमेंट जो है वो किस क्वाड्रेंट में हम ये कैसे पता करते थे, कैसे पता करते थे, एक तो हम लोग tan का देखते थे कि tan पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अब यार tan यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब tan पॉजिटिव कहाँ पे होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है ना। एक तो कहाँ पे होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा आर्गुमेंट है वो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, लेकिन या तो फिर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अब उसको, ठीक है, उसको क्लियर कौन करता था, उसको पक्का कौन करता था, एक्स एंड वाई की वैल्यूज। अब देखो एक्स की वैल्यूज क्या है, -1, वाई की वैल्यू क्या है, 1 है। अब -1 + 1 कहां पे आता है, कहां पे आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है ना, कहां पे आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। लेकिन, ठीक है, लेकिन tan जो है वो पॉजिटिव कहां पे मिल रहा था आपको, थर्ड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब यार ये तो दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्ट हो गई ना, ये तो दोनों बातें क्या हो गई, कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। क्योंकि हमने पहले क्या बोला कि tan का जो आर्गुमेंट है एक तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि tan यहाँ पे क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है ना। लेकिन यहाँ पे x एंड y की वैल्यू ने उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, क्योंकि x एंड y की वैल्यू क्या है, -1 + 1, मतलब x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और y कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये कहाँ पे होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। x नेगेटिव और y पॉजिटिव कहाँ पे होता है, सेकंड में होता है। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। अब कॉन्ट्राडिक्ट क्यों हुआ, क्यों कॉन्ट्राडिक्ट हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया था भाई साहब, मॉड लिया था। क्या लिया था, मॉड लिया था। तो मॉड की वैल्यू यहाँ पे tan को इसने क्या कर दिया, मॉड को tan, ठीक है, मॉड ने tan को क्या कर दिया, निगेटिव को पॉजिटिव कर दिया। ये जो -1 है ना, एक्चुअली अगर यहाँ पे मॉड नहीं होता, अगर मॉड नहीं होता तो आपको यहाँ पे क्या मिलता, -tan π/4। क्या मिलता है आपको, -tan π/4। देखो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, कि इसके पहले मैंने आपको बताया था कि tan की वैल्यू के ऊपर से हम लोग डिसाइड करेंगे, एक तो फर्स्ट में होगा या फिर तो फिर थर्ड में होगा, और उसको क्लियर कौन करता था, एक्स एंड वाई की वैल्यू। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि tan की वैल्यू हमें पॉजिटिव मिल रही है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या तो फिर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। लेकिन x एंड y की वैल्यू इसको क्या कर रही है, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। x एंड y की वैल्यू कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। तो हमने कहा था कि आर्गुमेंट एक तो फर्स्ट में होगा या तो फिर थर्ड में होगा, लेकिन x एंड y वो क्या बोल रहा है कि आर्गुमेंट जो है वो सेकंड में है।
अब ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हो रहा है, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हो रहा है? ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे मॉड लिया था भाई साहब। क्या लिया था हमने? मॉड लिया था। तो मॉड आपको कितना क्या मिलता है? निगेटिव को वो क्या कर देता है? पॉजिटिव कर देता है। निगेटिव को वो क्या कर देता है? पॉजिटिव कर देता है ना। तो मान लो अगर मॉड नहीं लिया होता, मान लो कि अगर हमने मॉड नहीं लिया होता तो यहां पे -1 आता, और -1 का क्या हो जाता है? -10π/4 है ना। अगर हमने यहां पे मान लो मॉड नहीं लिया होता, ठीक है, तो अगर हमने मॉड नहीं लिया होता तो यहां पे tan थीटा इज इक्वल टू आपको कितना मिलता? -1 मिलता ना। और इसी को आप क्या लिखते? tan थीटा इज इक्वल टू -10π/4 ऐसा नोट करते आप। tan थीटा इज इक्वल टू -10π/4। अब निगेटिव कहां पे है? निगेटिव कहां पे होता है? सेकंड में होता है या तो फिर थर्ड में होता है ना। तो समझ में आ रही है बात कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्ट्राडिक्ट क्यों हो गया? किसकी वजह से कॉन्ट्राडिक्ट हो गया? मॉड की वजह से कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। तो ऐसा अगर होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा अगर होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हमने मॉड नहीं लिया होता, अगर आप r cos थीटा और r sin थीटा के साथ भी सॉल्व कर रहे होते तो आपको tan निगेटिव मिलता। और निगेटिव कहां पे होता है? एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है या तो फिर क्या पे होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। लेकिन यहां पे हमें पॉजिटिव मिला है। और पॉजिटिव क्यों मिल रहा है? बिकॉज ऑफ द मॉड, क्योंकि हमने यहां पे क्या लिया था? मॉड लिया था। कहने का मतलब क्या है कि दोनों तरीके सेम है और करेक्ट है। दोनों तरीके क्या है? करेक्ट है। सिर्फ डिफरेंस क्या है? मॉड लेने की वजह से वो निगेटिव हो गया, है ना। अब अगर आपको इसमें से पता ना चले कि हमारा आर्गुमेंट जो है वो कहां पे है, तो हम किसके ऊपर रिलाय करेंगे? x की वैल्यू के ऊपर। देखो x की वैल्यू क्या है? निगेटिव है। y की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। मतलब ये कहां पे है? सेकंड क्वाड्रेंट में है ना। कहां पे है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सिंस, ठीक है, सिंस x इज निगेटिव, ठीक है, सिंस x इज निगेटिव एंड y इज पॉजिटिव, ठीक है, सिंस x इज निगेटिव एंड y क्या है? आपका पॉजिटिव है, ठीक है। सो आर्गुमेंट, ठीक है ना, आर्गुमेंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। आर्गुमेंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। हमारा जो आर्गुमेंट है वो किस में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब यहां पे देखो सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग आर्गुमेंट कैसे फाइंड करते हैं? थीटा इज इक्वल टू हम क्या करते हैं? π-x। तो यहां पे tan थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan ऑफ, ये क्या हो गया? हमारा x है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? π-x। तो ये क्या हो जाएगा? π-π/4, है ना। क्या हो जाएगा? π-π/4। और इसको अगर आप कैलकुलेट करें, ठीक है, इधर लिख रहा हूं मैं, इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा? tan थीटा इज इक्वल्स टू, ये जो आपका π-π/4 है कितना हो जाएगा? tan ऑफ, ठीक है, tan ऑफ कितना होना चाहिए? 4π - π/4। और इसी को आप कैसे लिख सकते हो? tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका? tan ऑफ 3π/4, tan ऑफ 3π/4। दोनों साइड से tan हटा देंगे, tan उधर शिफ्ट कर देंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा। तो आपको थीटा इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 3π/4, है ना। थीटा इज इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? 3π/4, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया? यहाँ पे 3π/4 मिल गया। r इज इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या मिला? √2 मिल गया। अगर हम इसको पोलर फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? इधर लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो पोलर फॉर्म में हम अगर इसको हम लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? z इज इक्वल्स टू r cos थीटा, ठीक है, z इज इक्वल्स टू r मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा प्लस i इंटू क्या होता है? sin थीटा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? r का वैल्यू पुट कर देंगे। r का वैल्यू हमने कितना निकाला हुआ है? √2 निकाला हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका √2 cos ऑफ थीटा। थीटा का वैल्यू कितना है हमारे पास? थीटा कितना है भाई साहब? थीटा इज 3π/4। तो ये हो जाएगा हमारा 3π/4 और यहाँ पे प्लस i इंटू क्या होना चाहिए? साइन ऑफ कितना हो जाएगा? 3π/4, ठीक है। कितना हो जाएगा? 3π/4, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है आप इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको चेक करना है कि हमने बरोबर लिखा है या नहीं लिखा है, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो फिर से आपको यहाँ पे यही मिलेगा, z इज इक्वल टू -1 प्लस i, ठीक है। तो क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हो। लिखिएगा।